हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, हम सभी मैला आंचल उपन्यास का अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो उसमें हमने प्रथम खंड के 6 भागों को देख लिया था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भाग 7, 8, 9 और 10। फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हम साथ साथ ही हिंदी साहित्य के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। आप चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। बाकी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी गद्य विधाएं हैं या पद्य विधाएं हैं, उन पर संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल उपन्यास, अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बाकी आप जो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक या व्याकरण के किसी भी टॉपिक पर देखते हैं प्रश्न उत्तर, तो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं मैला आंचल उपन्यास का प्रथम खंड का भाग 7। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात है? दुसाध मत कहो, गहलोत बोलो गहलोत। जनेऊ नहीं है। बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई, तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी, लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। राम किशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रोहतहट स्टेशन में जो हेमा पोथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलखे करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोंछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बोल रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया का कठोत बिठा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टिपने से पानी गिरने लगता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की अंतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसा रोयादार होता है, वैसा ही गमछा है। साबुन नहीं है। अरे, कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकौवा साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौवा साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकौवा साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमगम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मांग कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है। अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भुरकुआ उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं। भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खिलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार, देखो इसके पेट में बाय उखड़ गया है। भोज खाने के पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फ़ायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले गले मिलो, यह रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काक भुसुंडी इसके कान में मंत्र पढ़ रहा है। ए बालदेव, सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हा हा हा। राम कृपाल भाई, लड़कों के सामने भी आप दिल्लगी करते हैं। अच्छा, हाथ छोड़िए, सब कोई तो है ही, सिर्फ हमारे नहीं रहने से कौन काम हरज हो रहा था। सिंह जी मजेदार आदमी हैं, सुबह से ही सबों को हंसा रहे हैं। खिलावन यादव रूठे थे, उसको भी पकड़ लाए। ज्योतिकी जी नहीं आए, बोले दांत में दर्द है। सिंह जी कहते हैं, पता नहीं उनके पेट के दांत में दर्द है शायद। सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर का नकली दांत लगा देते हैं। डॉक्टर साहब से कहकर ज्योतिकी जी का दांत बनवा दो भाई। अजी सभा गाछी में लड़की वाले दांत को हिला डुला कर देखते हैं थोड़ो। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं कहाँ? पछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियाँ आ रही हैं। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। काम काज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
हट जाइए, अगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले हैं, इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे, बेतार का खबर है। बालदेव जी कहते हैं, रेडी है या रेडा? अब सुनिएगा रोज बम्बई कलकत्ता का गाना, महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव, सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा बेवकूफ़, बिना मुंह धोए पास में बैठते ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुलूम बात। डॉक्टर साहब सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कालिया भी आजकल जय हिंद कहता है। प्यारू सामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है, लालटेस। मोछ नहीं है क्या? नहीं, मोछ सफ़ा चटकटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राजपारबगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम राम कृपाल सिंह है, सिपाही, राजपूत टोली के मालिक हैं। इनका नाम खिलावन सिंह यादव है, यादव छत्री टोली के मर्डर हैं। इनका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर नौजवान है। और ये लोग स्कूलिया हैं। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन लक्ष्मी दासिन, रामदास और 2 मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है, धू तू तू धू तू तू। और तुरही की आवाज़ सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांध कर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियाँ फेंक दी जाती हैं, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बाभन भोजन। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई हुई पूड़ी जलेबी नहीं खाते हैं। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से बीजे ख़त्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है, इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का भी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। बीजे हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए कम बेस नहीं। गुअर टोली के रोदी बूढ़ा को सभी मिलकर चिढ़ा रहे हैं। रोदी गोप गांव गांव में घूमकर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोला बानी सब कुछ औरतों जैसी है। सिर और छाती पर से कपड़ा जरा सा भी सरक जाने पर औरतों की तरह लजाकर ठीक कर लेता है। मर्दों से बातें करने के समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते और लौटते समय वह औरतों के झुंड में ही रहता है। अभी सब मिलकर रोदी बूढ़ा को चिढ़ाते रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा आंगन में भेज दिया जाएगा। देखो, लालचन ने तुम्हारा पत्ता लगा दिया है। दूर मुँह झौसे बूढ़े पुराने से हंसी दिल लगी करते, लाज नहीं आती? हम पूछते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग अपनी बूढ़ी दादी और नानी से भी इसी तरह हंसी मस्खरी करते हो? इस गांव के लौंडे छोड़े बिगड़ गए हैं और सारा दुख इसी सिंघवा का है। जहां बूढ़े ही बदचाल हों तो लौंडों का क्या हाल। हम कह देते हैं, हाँ सुन रखो। हाँ, महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सतगुरु हो डॉक्टर साहब, आपको कितना मुसहारा मिलता है? 200। हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ, गांधी जी तो अवतारी पुरुष हैं। डॉक्टर साहब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आईं। उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पुरनिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासिन टकटकी लगाए डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा, बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर और कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा। जी, मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी, रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर बाबू, अब आज्ञा दीजिए। आप भी भोजन करके आराम कीजिए, कभी मठ की ओर भी आइएगा। सतगुरु साहब कहीन हैं, दरस परस सत्संग ते छूटे मन का मैल। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव जी से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाद है, और डॉक्टर बाबू कौन जात हैं? दुसाद का बनाया हुआ खाते हैं। बोलिए प्रेम से, महात्मा गांधी की जय।
भंडारा समाप्त हो गया, कोई त्रुटि नहीं हुई, सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए हैं उनका हिस्सा कल ले जाइएगा। बालदेव जी अगमू चौकीदार और बिरंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे, आज पहली रात है। लक्ष्मी का भी इस संसार में कोई नहीं, जी मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है उसका दिल इतना नरम क्यों है, क्यों वह डॉक्टर को देखकर पिघल गई, यह अच्छी बात नहीं। सद्गुरु मुझे बल दो। सद्गुरु के सिवा कोई और भी उसका नहीं। माँ की याद नहीं आती, बस राहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ ले जाते थे। महंत राम गोसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाह पिएगी। भंडारी एक कटोरे में चाह चूड़ा दे जाता था। बाबूजी बैठकर महंत साहब के लिए गांजा तैयार करते थे। 1 चीलम, 2 चीलम, 3 चीलम। पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थी। कभी कभी बाबूजी भी थर थर काँपने लगते थे। भंडारी दही ला कर देता था, खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धुनी के पास बैठे रहो, गांजा तैयार करो, चीलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचरण साहब क्रोध कीहीन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का पेट मुंह चलने लगा। तीसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण एक बार आखिरी चीलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चीलम तैयार करने के लिए धुनी से आग ले ही रहे थे कि धुनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया था। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी आई। लक्ष्मी कुनमुनाती उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे, सद्गुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी, बुला लो सद्गुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी, महंत साहब चित्त को शांत कीजिए, सद्गुरु का ध्यान कीजिए। माया, सब माया है लक्ष्मी, लेकिन एक बार पास आओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की सरसी, दंतहीन मुंह की दुर्गंध लार। महंत साहब सुनिए, रामदास धोनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास रामदास, जल्दी उठो जी। महंत साहब को क्या हो गया? महंत साहब को सद्गुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे, इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल लिए। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती। ज्ञानी महात्मा थे। रामदास कहता है, भंडारा से लौटकर जब सरकार आए और आसन पर ध्यान लगाकर बैठे तो देह से ज्योत निकलने लगा। हम मसहरी लगाने गए तो इशारे से मना कर दिया। हम धुनी के पास बैठकर देखते रहे। सरकार के देह का ज्योत और तेज हो गया और सरकार एकदम बच्चा हो गए। ज्योत की चमक से हमारी आंखें बंद हो गईं। हम वहीं धुनी के पास लेट गए। कोठारिन जी जब हल्ला करने लगी तो आंखें खुली। लक्ष्मी सुबह कुछ नहीं बोलती। साधुओं को माटी देने की रीत भी नहीं मालूम। जटा बढ़ा लिया और हाथ में कमंडल ले लिया, हो गए साधु। चरणदास, पहले बीजक पाठ होगा तब माटी, इसके बाद सभी संतन के गोर पर माटी दी जाएगी, इतना भी नहीं जानते। माया जाल बिखंडने, सुरगुरु दुख परहरता, सर्वे लोक जनाथ जैन, सत्तम हिया लोकिता। नमोस्तु सद्गुरु साहेब को, चरण कमल धरी शीस। सबसे पहले रामदास माटी देता है, उसके बाद लक्ष्मी दासी मुट्ठी भर माटी महंत साहब की सफ़ेद चादर पर डाल देती है। फिर फूलों की माला। साधु लोग कुदाली से गोर में मिट्टी भरने लगते हैं। चरणदास कहता है, महंत साहब को लगाकर 10 महंतों को माटी दिया है, माटी देना भी नहीं जानेंगे। गांव के कीर्तनिया लोग समदाउन शुरू करते हैं। हाँ रे बड़ा रे जतन से सुगा एक है पोसल, माखन दुधवा पिलाए। हाँ रे से हो रे सुगना, बिरछी चढ़ी बैठल, पिंजरा रे धरती लौटाए। गौर के बाद रामदास खंजली बजा बजा कर निर्गुण गाता है। कहवा से हंसा आओल, कहवा समाओल हो राम, कि आहो रामा हो कौन गढ़ कयल मोकाम, कौन लपटाओल हो राम। डिम डिमिक डिमिक, सुरपुर से हंसा और नरपुर समाओल हो राम, कि आहो रामा हो काया गढ़ कयला मोकाम, माया ही लपटा ओल हो राम। जय हो सद्गुरु की जय हो, महंत साहब की जय हो, सब संतन की जय हो। मठ सुना लगता है। जीवन में आज पहली बार लक्ष्मी समझ रही है महंत साहब की कीमत को। नेत्रहीन हो गए थे, कुछ देख नहीं सकते थे, बिना रामदास के सहारा के एक पग चल भी नहीं सकते थे, किंतु ऐसा लगता था कि मठ भरा हुआ है। बिना महंत के मठ और बिना प्राण के काया।
काचे ही बांस के पिजड़ा, जामे दियरो न बाती हो, अरे हंसा उड़त आकाश, कोई संगो न साथी हो। जो भी हो, संसार में सबसे बढ़कर लक्ष्मी को ही प्यार करते थे महंत साहब। भरी जवानी में सतगुरु साहब की दया से माया को जीत कर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ौती में तो आदमी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती हैं, इसीलिए साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। यह तो महंत साहब का दोष नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सतगुरु के रास्ते से नहीं डिगते। यह ध्रुव सत्य है। दुख तो लक्ष्मी का है, एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का कलंक उसके माथे है। अब उसका अपना कौन है? कोई नहीं। महंत साहब, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? दासी के अपराध क्षमा करना गुरु। जीवन में तुम्हारी कोई सेवा सुखी मन से नहीं कर सकी, मरने के समय भी तुमको सुख नहीं दे सकी, प्रभु क्षमा करो। जिंदगी भर के जमे हुए आंसू आज निकल जाना चाहते हैं, रोके रुकते नहीं। जय हिंद कोठारिन जी। दया सतगुरु के बालदेव जी बैठिए। बालदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी को संतावना देने के लिए रास्ते में जितनी बातें सोची थी, दोहा कवित सब भूल गए। उसे माया जी की याद आ जाती है, माया जी का वह रूप। गई रे जमुनवा की धार, नैनवा से नीर बही। बालदेव जी की गढ़ी हुई ढाढ़स की बांध इस तेज धारा में नहीं टिक सकेगी। बालदेव की भी आंखें छलछला जाती हैं, फल्गु में भी बाढ़ आती है। वह दिल को मजबूत करके कह रहे हैं, कोठारिन जी सब परमेश्वर की माया है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हम तो सूरज उगने के पहले ही डॉक्टर साहब के साथ बाहर निकल गए थे। डॉक्टर साहब भी गांव की चौधक्की दिखलानी थी। दक्षिण संथाल टोली से शुरू करके दुसाध टोली तक गली कूचे अगवारा पिछवारा देखते देखते 10 बज गए। वहीं मालूम हुआ कि महंत साहब इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर साहब का भी मन उदास हो गया, वे अस्पताल लौट गए। बाकी टोलों को कल देखेंगे। आज रोहतहट हाट में ढोल भी दिला देना है, अस्पताल खुल गया है। शोभन मोची को भेजकर हम यहाँ आए हैं। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे। बालदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बालदेव जी को बहुत प्यार करने लगे थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बालदेव जी को अच्छी तरह पहचान लिया था। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महंत साहब कहते थे, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। इसके पहले महंत साहब ने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था। मठ में रोज़ तरह तरह के साधु सन्यासी आते थे। महंत साहब रोज़ यह कहना नहीं भूलते थे, लक्ष्मी इन लोगों का कोई विश्वास नहीं, रमता लोग हैं, इन लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। नई उम्र के साधुओं को पैर की आहट से ही वे पहचान लेते थे। उनके अंदर की दृष्टि वाकई तेज थी। पिछले साल एक दिन सत्संग में एक नौजवान साधु आकर बैठ गया। रात में आया था, बराह छत्तर जा रहा था। उसके नैन बड़े चंचल। सत्संग में बैठकर लक्ष्मी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। महंत साहब वचन सुना रहे थे। आखिर कहते कहते अचानक रुक गए। बोले, हो नौगछिया के नौजवान उदासी जी, अरे साहब वचन पर ध्यान दीजिए जी, लक्ष्मी के शरीर पर क्या नयन गड़ाए हैं। माटी का शरीर तो मिथ्या है, साहब वचन सत्य। बेचारा बिना बाल भोग किए ही आसन छोड़कर चला गया था, लेकिन बालदेव जी पर उनका बड़ा विश्वास था। असल त्यागी यही लोग हैं लक्ष्मी। बालदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला, हमारा अभाग है। बालदेव जी आप तो दास हैं जी, मेरी माँ भी दास थी, मांस मछली छूती भी नहीं थी। तब तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते? बालदेव जी जरा होठों पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी असल चीज़ है मन, कंठी तो बाहरी चीज़ है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज़ कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गुसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज़ नहीं है बालदेव जी, भेक है यह। आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है। मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती हैं, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी। किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलवाऊंगी। आचार्य जी काशी जी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूँ, इसका रोज पाठ कीजिए। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी से एक विद्यार्थी जी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था, मोती जैसे अक्षर हैं।
बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंधी निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है। इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार। जात नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ पूछते हैं जात। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है जाति डॉक्टर, डॉक्टर जाति डॉक्टर, बंगाली है या बिहारी, हिंदुस्तानी। डॉक्टर जवाब देता है जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण, गोत्र क्या है, मूल कौन है। शहर में कोई किसी से जात नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जाति पाति के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने में वह गर्व महसूस करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रात भर वह जगा रह गया था। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़के को देखते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। बंगालिन डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरों पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ, जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी की हिलोर से हांडी हिली और उससे एक ढोंढा सांप गर्दन निकालकर फों फों करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपाली से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती रहती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वह दिन काट लेती थी। जब उस दिन उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी थी, प्रशांत, आमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराट नगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। स्नेहमयी के स्नेहांचल में पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के झलार और रविंद्र संगीत के वसंत बहार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मंझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर राविंदिक सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल के कवायदों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था।
विजया का आशीर्वाद लेकर। भेजने वाली श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा। एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहर को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वह हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता है, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मंझला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। वह पहले ही नजरबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था? उसे भी नजरबंद कर लिया गया। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है, स्कॉलरशिप। जी मैं विदेश नहीं जाऊंगा, पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहाँ हर साल कोसी का तांडव नृत्य होता है, और यह पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते हैं। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम MBBS हो और मलेरिया काला आजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं यह रिसर्च पूरा नहीं कर लेता मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किस काम की? बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलटकर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ी करके मिनिस्टर साहब ने मिस्टर मार्टिन की दी हुई जमीन के बारे में पता लगाया। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्टर साहब पूर्णिया में ही वकालत करते थे। पगले मार्टिन को उन्होंने देखा था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में यह खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। दी स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड काला आजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा, बेवकूफ़ है। ENT के प्रधान डॉक्टर नायक बोले, पीछे आंखें खुलेंगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राय थी, भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है, मालूम। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो हमें लिखना। प्रशांत का गला भर आया था। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया, और जिस दिन वह पूर्णिया आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता। हाँ, ममता ही थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया? तुमने तो कभी बताया नहीं। बलिहारी है तुम्हारा। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से छुलाते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करें। पहुँचते ही पत्र देना। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुँचते ही पत्र देना। पहुँचने के 1 सप्ताह बाद दे रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर हैं, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गाँव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है, यहाँ कौवा को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गढ़ैयाँ भी किस्म किस्म के कमल और कमिलिनी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है,
औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। डॉक्टर साहब, कौन? विश्वनाथ प्रसाद, आइए कहिए क्या है। डॉक्टर साहब, जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए, मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी, 2-3 बार और ऐसा ही हुआ था। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं, आंखें बंद हैं। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है, रोशनी कम और धुआं ज़्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टार्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमल की पंखुड़ियां हों। ब्राइट पेट, कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता है। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है। युवती की माँ है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है, कहती है, डॉक्टर बाबू लर लगा कर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं, सुई नहीं। माँ, अरे बाप, अच्छा सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोशी कैसे हुई? डर लगा था। काहे का डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगी। ठीक है, अब कैसी हैं? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगे। दवा? दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊँगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा। सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती हैं। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। ज्योतिकी जी से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूँक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है, ठीक हो जाएंगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है क्या दिया जाए, मीठी दवा, कार्मिनेटिव मिक्सर या ब्रोमाइड। अजी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? जी, नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कैया से। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए दागदर बाबू। प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दिया सलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप कहता है, दागदर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई, मगर। रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया, रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया है। मगर क्या? यही देखिए न। 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की माँ मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पचवरिया कैद को घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती हैं कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमली दया को आराम कर दीजिए दागदर बाबू। जो बख्शिश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है, तुम्हारी कमली दया आराम हो जाएंगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक खाएगी क्या? अभी अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेल। क्या है? कमली दया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब, कठिन है कि दागदर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत, वह बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमली दया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है, उसकी आंखें बंद हैं, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई? सुई नहीं। कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूँगी। फिर डर लगा था। हाँ। रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ ला कर रखो। हाँ, पी लीजिए। ठीक है, कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ? देखिए, डर की कोई बात नहीं है, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। मायगे हम न बियाहे अपन गौरा के, जो बुढ़वा होइत जमाएगे माई। ओ माँ! कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम न बियाहे अपना गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है।
डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है, पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है, केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना, मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की। तो फ्रेंड्स, हमने इस आज के वीडियो में मैला आंचल उपन्यास के 4 भाग को देखा, 7, 8, 9 और 10। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम 11 से लेके 16 तक, यानी 11, 12, 13, 14, 15 और 16, इन 6 भागों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चाहें तो आप इसे अगर एक बार भी ध्यान से सुनते हैं तो ये कहानी जो है, उपन्यास की कहानी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।